तो अब हम राष्ट्र और राष्ट्रीयता के बीच के संबंध को बेहतर समझ गए हैं और साथ ही साथ ये भी समझ गए हैं कि दोनों के बीच में बहुत गहरा संबंध है। राष्ट्र और राष्ट्रीयता के बीच में एक के निर्माण और विकास में जो तत्व सहायक होते हैं, आम तौर पे वही तत्व दूसरे के निर्माण और विकास में उतना ही महत्व रखते हैं। यानी राष्ट्र के निर्माण और विकास के लिए जो तत्व अहम भूमिका निभाते हैं, वही तत्व राष्ट्रीयता के विकास और निर्माण में आवश्यक अंग बने रहते हैं। तो राष्ट्र और राष्ट्रीयता और इनके बीच का संबंध, ये तो बात स्पष्ट हो गई। लेकिन राष्ट्र और राज्य, इनके बीच में क्या संबंध है? और जब मैंने राज्य कहा तो साथ ही ये भी बताया कि राष्ट्र में भावनात्मक, राष्ट्र के साथ भावना जुड़ी रहती हैं, भावनाएं रहती हैं। तो क्या प्रत्येक राष्ट्र एक राज्य है? एक सवाल उठता है। क्या प्रत्येक राज्य एक राष्ट्र है? दूसरे शब्दों में, क्या प्रत्येक राज्य भावनात्मक रूप से एकात्म है, भावनात्मक रूप से एकजुट है प्रत्येक राष्ट्र? गिलक्रिस्ट यहाँ पर अपनी बात रखते हैं, जिनका जिक्र मैंने पूर्व में इनकी परिभाषा के संबंध में किया है। उनका कहना है कि एक राष्ट्र जो है वो राज्य और राष्ट्रीयता का योग है। राष्ट्र जो है वो राज्य धन राष्ट्रीयता। इसका मतलब ये नहीं कि प्रत्येक राष्ट्र राज्य है, दोनों के बीच में कुछ अंतर है। प्रत्येक राज्य या प्रत्येक राष्ट्र एक राज्य हो, ये जरूरी नहीं। दोनों के बीच में कुछ अंतर जरूर है। और यदि हम अंतरों की बात करें तो देखिए, एक के बाद एक राज्य के लिए जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये जरूरी है। राज्य के लिए, पुनः दोहरा दें, एक निश्चित जनसंख्या, निश्चित भूभाग, उसकी सरकार और संप्रभुता महत्वपूर्ण तत्व बनते हैं राज्य के लिए। ये अनिवार्य है यदि एक राज्य की बात करें तो। लेकिन राष्ट्र के संबंध में कुछ और, राष्ट्र के संबंध में इन सब के अतिरिक्त कुछ और वो और कुछ और क्या है? जन समुदाय आदि के अलावा निश्चित तत्वों का वर्णन कर पाना संभव नहीं। राष्ट्र को बनाने से संबंधित तत्व बदलते रहते हैं। मैंने आपको 7 तत्वों का जिक्र किया। हो सकता है किसी राष्ट्र के निर्माण में इनमें से कुछ तत्व उपस्थित ना हो, कुछ तत्व शामिल ना हो, और हो सकता है किसी अन्य राष्ट्र के निर्माण में एक या 2 तत्वों ने ही भरपूर भूमिका निभाई हो राष्ट्र को बनाने में। यद्यपि राष्ट्र और राज्य दोनों का संबंध भूखंड से है, दोनों का संबंध जनसंख्या से है, दोनों का संबंध किसी न किसी भूखंड से जरूर है, फिर भी यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि राज्य का भूभाग सदैव पूरी तरह सुनिश्चित रहता है। राज्य का भूभाग पूरी तरह सुनिश्चित रहता है, अर्थात एक राज्य की निश्चित सीमाएं होती हैं, उसकी सीमा रेखा होती है एक राज्य की। लेकिन राष्ट्र के संबंध में ऐसा नहीं है। मैंने आपको उदाहरण दिया, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी। राष्ट्र के संबंध में जरूरी नहीं है कि राज्य की चार दीवारी या राज्य की सीमाओं के अंदर ही
अंदर तक निहित हो, नहीं। राष्ट्र जो है वो राज्य की सीमाओं को पार कर जाता है और हो सकता है कि वो कई राज्यों में फैला हुआ हो, पूरी संभावना है। राष्ट्र जो है वो राज्य की सीमाओं को पार करके कई राज्यों में फैला हो सकता है। उदाहरण के लिए हम फ्रांसीसी क्रांति के आसपास की बात करें तो जो फ्रांस जो राज्य है, फ्रांसीसी राष्ट्र और फ्रांसीसी राज्य, तो हम पाएंगे कि फ्रांसीसी राष्ट्र फ्रांसीसी राज्य से बाहर तक गया हुआ है। मैं पुनः दोहरा दूं, फ्रांसीसी राष्ट्र जो है वह फ्रांस राज्य की सीमाओं से भी बाहर है, अर्थात एक से ज़्यादा राज्यों में रहने वाले लोग समान भाव रखते होंगे, भावनात्मक रूप से एक होंगे। फ्रांसीसी कल्चर, फ्रांसीसी संस्कृति उनमें हावी होगी, लेकिन एक दूसरे के साथ राज्य के रूप में जुड़ नहीं पाए, तो ऐसी संभावना हो सकती है। इसी तरह हम भारत की बात करें, जिसका मैंने पूर्व में जिक्र किया, भारत जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत दुनिया के कई क्षेत्रों में फैला हुआ है, अनेक देशों में फैला हुआ है। हम नेपाल को देखें जो अपने को हिंदू राष्ट्र कहता है, जबकि भारत नहीं कहता। लेकिन यदि हमारे हिंदू राष्ट्र की बात यदि हम करें तो हमारा हिंदू राष्ट्र, उसकी सीमाएं हमारे भारतवर्ष की सीमाओं से बाहर हैं, बाहर तक फैली हुई हैं, अनेक देशों में फैली हुई हैं। हिंदू राष्ट्र की सीमाएं मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और अन्य कुछ क्षेत्रों तक, अफगानिस्तान, यहाँ तक है। तो ये तो एक राज्य से बाहर फैली हुई सीमाएं राष्ट्र की, उनके उदाहरण हुए। और यही बात भारत, फ्रांस के अलावा हम जर्मनी के बारे में बात कर सकते हैं, इंग्लैंड के बारे में बात कर सकते हैं। इंग्लिश संस्कृति, अंग्रेज़ों की जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, वो विश्व के कई देशों में फैली हुई है, लेकिन इंग्लैंड एक राज्य के रूप में यहीं तक सीमित है, बस उसके आगे नहीं। तो राष्ट्र और राज्य दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। तीसरा बिंदु, राज्य के पास सरकार और संप्रभुता। राज्य के पास सरकार होती है, जैसा मैंने पूर्व में 4 तत्व बताए, तो उसके पास सरकार होती है और संप्रभु होती है, यानी सॉवरेन होती है, सार्वभौम होती है। और सार्वभौम होने के नाते और सरकार होने के नाते राज्य जो है वो अपने सारे आदेश उस राज्य के भीतर रहने वाले लोगों पर लागू कराने के लिए बाध्य कर सकता है। फिर से सुन लीजिए, क्योंकि एक राज्य की सरकार होती है, क्योंकि एक राज्य की सरकार सार्वभौम होती है या राज्य सार्वभौम होता है, वह सरकार उस क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों पर अपने आदेश लागू करने के लिए स्वतंत्र है और उस राज्य के अंदर रहने वाले लोग सरकार के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य भी हैं। और यदि कोई इससे इनकार करता है तो सरकार इसे दंडित करती है। यदि कोई राज्य की बात को जिसमें सरकार शामिल है मानता नहीं, अवहेलना करता है, तो वहाँ के नागरिक को, वहाँ के व्यक्ति को सज़ा दी जा सकती है। ये तो हुई राज्य की बात। लेकिन राष्ट्र, इसके विपरीत राष्ट्र के लिए संप्रभुता और सरकार अनिवार्य नहीं होती। राष्ट्र के लिए संप्रभुता और सरकार अनिवार्य नहीं होती। उनके पास पुलिस शक्ति ना होकर
आध्यात्मिक शक्ति होती है, भावनात्मक शक्ति होती है, वैचारिक शक्ति होती है, नैतिक शक्ति होती है। देखिए दोनों में अंतर। जहां राज्य सरकार, राज्य का अर्थ ख्याल रखें, यहां पर स्टेट नहीं है। राज्य का अर्थ है यहां पर भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली सरकार, भौगोलिक क्षेत्र में शासन करने वाली सरकार, उसकी जिसकी अपनी सीमा हो। तो इस बात को पहले आप समझ लें कि मैं जिस राज्य की बात कर रहा हूं उस राज्य से हमारा तात्पर्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब राज्य से नहीं है। उससे हमारा तात्पर्य एक देश से है। उस देश की, और उस देश में जिसमें सरकार हो, सार्वभौम हो, उसकी अपनी जनसंख्या हो और अपनी सीमा हो, वो एक राज्य कहलाता है, देश कहलाता है। तो देश के अंदर रहने वाले लोग यदि सरकार के नियमों का पालन ना करें, वो तो पालन के लिए बाध्य हैं, और यदि ना करें तो उसके लिए दंडित करने का अधिकार वहाँ की सरकार को है। लेकिन राष्ट्र के मामले में ऐसा नहीं है। राष्ट्र के मामले में जरूरी नहीं है कि सरकार और उसकी संप्रभुता ये बात लागू हो, अनिवार्य नहीं है। सरकार के पास जहां राज्य के मामले में पुलिस की शक्ति है जिसके बल पे वे सब काम कराती है, राष्ट्र के मामले में पुलिस शक्ति नहीं है, वह पूरी तरह से अनुपस्थित है। और उसके बदले भावनात्मक शक्ति, वैचारिक एकता, भावनात्मक एकता, सांस्कृतिक एकता, ऐतिहासिक एकता, ये जो तत्व हैं ये राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ये जो तत्व हैं वे तत्व राष्ट्र के निवासियों को भावनाओं और आदर्शों की एकता महसूस कराते हैं। तो इस बिंदु का आप बहुत ख्याल रखेंगे। मैं जिस राज्य की बात कर रहा हूँ उसका अर्थ स्टेट से नहीं बल्कि देश, नेशन से है। राज्य और राष्ट्र के अंतर की यदि बात हो रही है तो राज्य में सरकार होती है, राज्य सार्वभौम होता है और राज्य में पुलिस शक्ति होती है, जबकि राष्ट्र में भावनात्मक एकता की ताकत, आध्यात्मिक एकता की ताकत होती है। और इसी आध्यात्मिक एकता और भावनात्मक एकता का ही परिणाम है कि राष्ट्र के नाम से लोग बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं, राष्ट्र के नाम से लोग प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, आदि आदि। राज्य के प्रति समर्पण की भावना या राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना, इसमें कोई दो मत नहीं कि हम सब इस बात से सहमत हैं कि हम अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं, बलिदान देने को तैयार रहते हैं, बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहते हैं, शहीद होने को तैयार रहते हैं। और ये सब क्यों? राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के लिए। ये भावनात्मक एकता का परिणाम है, ऐतिहासिक धरोहर का परिणाम है। राष्ट्र के निवासी भावनाओं और आदर्शों की एकता के कारण ही मातृभूमि के लिए सब करने को तैयार हैं। भारत की जब चीन से लड़ाई हुई, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, तो सैनिकों ने अपने कार्य का निर्वाह तो सीमाओं पर किया ही। सैनिकों ने, सेना ने सीमाओं पर जो उनकी भूमिका थी उसका तो बखूबी निर्वाह किया ही, और वो तो उनको करना था क्योंकि उसी के लिए वे वहाँ पे पोस्टेड थे। लेकिन जनता, आम जनता की क्या स्थिति थी? भारत चीन युद्ध का शायद आपको स्मरण नहीं होगा, लेकिन यदि हम भारत पाक युद्ध की बात करें और तो और हम कारगिल की बात करें तो आपको स्मरण होगा कि पूरे देश के लोग, पूरे राष्ट्र के लोग तत्पर थे अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए।
इस बात के लिए तैयार थे कि यदि जरूरत पड़ी तो हम भी इन सैनिकों के पीछे सीमाओं पर जा सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों? राष्ट्र की भावना। तो राष्ट्र और भावना ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इसीलिए लोगों में राज्य या सरकार के प्रति श्रद्धा नहीं रहती। सरकार किसी भी दल का हो, केंद्र में किसी भी दल की सरकार हो, हम यदि युद्ध के दौरान राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं तो इस बात को भूल जाते हैं कि सरकार कौन सी है। और इसका माने ये हुआ, हम इस बात को भूल जाते हैं कि राज्य से हमारा कोई सरोकार है। उस समय हमारा सरोकार राष्ट्र से होता है, जिसका भावनात्मक पहलू बहुत अहम है। राज्य या सरकार के प्रति हमारी कोई श्रद्धा नहीं रहती। हम ये नहीं पाएंगे कि जनमानस में, जन समूह में सरकार के प्रति श्रद्धा के कारण हम अपना बलिदान करने को तैयार हैं। ये बात बल्कि हास्यास्पद लगेगी यदि कोई ऐसा कहता है। तो हम ये जो बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं, ये राज्य के लिए नहीं, ये राष्ट्र के लिए होता है। और इस प्रकार अब आपको और ये स्पष्ट हो गया होगा कि राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है। इसके अलावा जब कभी कोई राज्य, या कोई राज्य से मेरा मतलब देश है, याद रखेंगे, देश जिसमें सरकार शामिल है, तो जब कभी कोई राज्य या सरकार अपनी संप्रभुता खोती है तो वो राज्य नहीं रह जाता। इस वाक्य को सुनिए, अहम वाक्य है। इसके अलावा जब कभी कोई राज्य या सरकार अपनी संप्रभुता खोती है तो वह राज्य नहीं रह जाता। क्या मायने हैं इसके? राज्य द्वारा संप्रभुता खोना या सरकार द्वारा संप्रभुता खोना, इसके मायने बड़े सरल हैं। परतंत्र होना। इसके मायने केवल यही हैं कि हम किसी और सत्ता के अधीन आ गए हैं, तभी तो हमने संप्रभुता खोई है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई राज्य अपनी संप्रभुता खोता है या कोई सरकार अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता खोती है, तो वह किसी दूसरे राज्य के मातहत आ जाती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और जापान से पराजित होने वाले राज्यों के संबंध में ऐसे ही हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो जर्मनी, जापान कई क्षेत्रों पर हमला करके उन्होंने वहाँ की सरकार को हटाया और अपने निर्णय उन क्षेत्रों पे वहाँ के लोगों पर लागू किए। और ऐसा करते हुए उन्होंने सुनिश्चित किया कि उस क्षेत्र के लोगों की संप्रभुता समाप्त हो और वे अब जर्मन या जापानीज फोर्सेस के मातहत कार्य करेंगे। जब ऐसा हुआ, उस क्षण वे क्षेत्र राज्य नहीं रह गए। वे क्षेत्र क्या हो गए? जर्मन एम्पायर के उपनिवेश हो गए। लेकिन इसके बावजूद वे राष्ट्र बने रहे, तभी तो बाद में वो पुनर्जन्म हुआ, क्योंकि राष्ट्र के लिए सरकार और संप्रभुता अनिवार्य नहीं होती। जिन क्षेत्रों पे जर्मनी ने, जिन क्षेत्रों पे जापान ने कब्जा किया था, वे राज्य नहीं रहे, क्योंकि संप्रभुता खो बैठे थे। और इस प्रकार जर्मन या जापानीज उपनिवेश बन चुके थे, लेकिन राष्ट्र बने रहे। राष्ट्र बने रहे अर्थात जहां पर संप्रभुता या सरकार की बात ही नहीं आती, तो अस्तित्व उनका उस रूप में बना रहा, भावनात्मक रूप में बना रहा। और इसीलिए जैसे ही विश्व युद्ध खत्म होता है, समाप्त होता है, ये राष्ट्र जो हैं, ये राज्य जो पूर्व में
जर्मनी और जापान द्वारा हड़प लिए गए थे, अपनी राष्ट्रीयता के कारण पुनर्जागृत होते हैं, सामने आते हैं, स्वतंत्र होते हैं, नवनिर्माण होता है। तो राष्ट्र और राज्य में अंतर और स्पष्ट हो गया होगा अब आपको। इसको समझने के लिए अंतिम बिंदु एक और जान लें कि राष्ट्र का आधार जो है वो आध्यात्मिक चेतना संबंधी भावना से है। राष्ट्र का आधार आध्यात्मिक चेतना संबंधी एकता की भावना से है। जर्मनी और जापान के द्वारा कब्जे में लिए गए ये राज्य, उसकी सरकारें तो हटा दी गईं, लेकिन जनता जो है वो भावनात्मक रूप से एक थी और इसीलिए विश्व युद्ध के बाद पुनर्स्थापित हो गई, पुनर्राज्य बन गए। और राज्य पुनः किस लिए बन सके? क्योंकि इनमें राष्ट्रीयता की भावना थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्र का आधार जो होता है वह आध्यात्मिक एकता संबंधी भावना की उपस्थिति से उसका ताल्लुक है। और ये जो भावना है इसे राज्य उत्पन्न नहीं कर सकता और न राज्य से खत्म कर सकता। और राज्य से अर्थात तात्पर्य सरकार से है। सरकार इसे राष्ट्र की भावना उत्पन्न नहीं कर सकती और ना ही उसे समाप्त करने की उसमें ताकत होती है। ये बहुत अंतिम लेकिन अत्यधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। राष्ट्र और राज्य के अंतर की यदि हम बात करें तो उसमें चौथा अहम बिंदु है कि राज्य एकता की भावना को उत्पन्न और समाप्त करने की ताकत नहीं रख सकती। दूसरी ओर राज्य पूरी तरह से एक राजनैतिक व्यवस्था है, उसका भावना से भावनात्मक विचारों से कोई ताल्लुकात नहीं है। राज्य का पूरा संबंध राजनीतिक व्यवस्था से अर्थात सरकार से है, जिसका कार्य है उसके मातहत आने वाले समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उनकी इच्छाओं को मूर्त रूप देना और इस प्रकार जो जीवन स्तर है उसमें सुधार लाना। भावनात्मक स्तर में नहीं, जीवन स्तर, भौतिकवादी स्तर में सुधार लाना, ये राज्य का कार्य होता है, ये राज्य की सरकार का कार्य होता है। इनका मनुष्य की भावनाओं से कोई ताल्लुकात नहीं। राष्ट्र के विषय में मनुष्य की भावनाओं से ताल्लुकात है, भौतिकवादी सुविधाओं से नहीं। राष्ट्र की जब बात होती है तो व्यक्ति यह कतई नहीं सोचता कि वह किन स्थितियों में है। अपना शौर्य और पराक्रम राष्ट्र के नाम पर दिखाने के लिए तैयार रहता है, बलिदान करने के लिए तैयार रहता है। जबकि राज्य के मामले में यदि हम बलिदान की अपेक्षा करें, यदि हम किसी तरह की शौर्य, किसी तरह की बहादुरी की अपेक्षा करें तो वो यथार्थ से परे हैं। तो इस प्रकार इस अंतिम बिंदु से हम अब अच्छी तरह समझ गए हैं कि राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है। जब राष्ट्र 4 शर्तों को पूरा करता है तो राज्य बनता है। ये 4 शर्तें क्या? जनसंख्या, भूक्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। मैं पुनः दोहरा दूं, इस प्रकार हम ये समझ गए हैं कि जब राष्ट्र निम्न 4 शर्तों को पूरा करता है तब वह राज्य बनता है। और वो 4 शर्तें क्या हैं? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और अंतिम संप्रभुता। राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राज्य और राष्ट्रवाद की परिभाषा, ये सब तो हम समझ गए। और राष्ट्रवाद का परिचय अब आपको काफ़ी कुछ बेहतर तरीके से मिल गया होगा।
जब हम राष्ट्रवाद की चर्चा करते हैं तो इस अध्ययन के पूर्व आप लोगों ने सोचा होगा कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति एक ही है। आप लोगों ने सोचा होगा कि राष्ट्र और राज्य एक ही है, और आपने ये भी सोचा होगा कि राज्य अर्थात केवल स्टेट होता है, यानी राज्य यानी छत्तीसगढ़ स्टेट। अंग्रेजी में राज्य का अर्थ तो स्टेट है, लेकिन राज्य के कुछ और मायने हैं जिसमें सरकार शामिल रहती है और उसका दायरा बड़ा रहता है। लेकिन साथ ही ये भी मानस पटल पे आपके गुजर रहा होगा कि फिर देशभक्ति और राष्ट्रवाद में क्या अंतर हुआ। राष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो उसमें देशभक्ति शामिल है क्या, या राज्य की जब हम बात करते हैं तब उसमें देशभक्ति शामिल है क्या, इस पर भी आपको काफ़ी कुछ इशारा किया गया, समझाया गया, और अब आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि हम अपना बलिदान राष्ट्र के लिए देते हैं। देशभक्ति की भावना राष्ट्र का एक हिस्सा है। कल्पना करिए एक स्थिति, हम में से आप लोग खेल कूद में भाग लेते हैं और सौभाग्य मिला तो विदेशों में जाकर क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। भारत की क्रिकेट टीम को ही लीजिए जो वर्तमान में साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेल रही है। वहाँ भारतीय क्रिकेट की परफॉर्मेंस को देखने के लिए बहुत से भारतीय अमेरिका से, अफ्रीका में रहने वाले, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले आदि आदि वहाँ पहुँचे हुए हैं। ये लोग किस भावना से वहाँ पहुँचे हैं और भारतीय टीम को चीयर अप कर रहे हैं, उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। राष्ट्र की भावना, राज्य की भावना नहीं, राष्ट्र की भावना से। और राष्ट्र की भावना के तहत देशभक्ति की भावना मिली हुई है। राष्ट्र ध्वज जो है वो राष्ट्र की मजबूती को प्रदर्शित करता है। राष्ट्र ध्वज जो है वह राज्य के प्रतीक के रूप में राष्ट्रवाद या राष्ट्रभक्ति के प्रति हमें समर्पित करता है। देश के लिए बलिदान की भावना लाता है। गणतंत्र दिवस की परेड जो होती है वो आखिर क्यों होती है? उसके पीछे मकसद है राज्य के द्वारा किए गए विकास को प्रदर्शित करना और ऐसा प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र के प्रति प्रेम बढ़ाना, राष्ट्र भावना लाना। किंतु राष्ट्र को सुस्पष्ट और उसकी एक सर्वमान्य परिभाषा देना अभी भी संभव नहीं हो पाया है। हमने विभिन्न दृष्टिकोणों की बात की, जिन दृष्टिकोणों से लेकर राजनीतिक विचारकों ने राष्ट्रवाद की परिभाषा देने की कोशिश की है और राष्ट्र की परिभाषा देने की कोशिश की है। तो राष्ट्रवाद अभी भी उतने स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है जितना कि अन्य परिभाषाओं के साथ है। ये उतना आसान नहीं है, और जो कन्फ्यूज़न है वो मूल रूप से राष्ट्र और देशभक्ति को लेकर है। तो आखिर देशभक्ति क्या है? पैट्रियाटिज्म एक शब्द है, पैट्रियाटिज्म, और दूसरा शब्द है नेशनलिज्म। पैट्रियाटिज्म और नेशनलिज्म में क्या अंतर है? पैट्रियाटिक और नेशनलिस्ट, इसके अंतर को हमें थोड़ा समझना होगा। नेशनलिज्म तो नेशन से बना है और नेशन का बहुत कुछ ताल्लुकात राष्ट्र से है, ये तो हमने जाना, पर फिर भी हम थोड़ा सा इसको और इसके अंतर को स्पष्ट करने की कोशिश करें। और ये अंतर को समझने की आवश्यकता भी है। इसमें किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, तो हम थोड़ा सा ये जानें कि आखिर नेशनलिज्म क्या है और दोनों में वो अंतर क्या है।
जो देशभक्ति, द प्राइड ऑफ नेशनलिज्म, देशभक्ति का जो घमंड है, वो कुछ ऐसा होता है कि उसमें आप अपने देश की अच्छाइयों को ही देखते हैं। याद रखें, देशभक्ति की जब बात करते हैं तो देशभक्त जो है वो अपने देश की अच्छाइयों को ही ध्यान में रखता है, वर्च्यूज को ही ध्यान में रखता है और उसकी कमियों को नज़रअंदाज कर देता है। ये होता है देशभक्ति, ये होता है नेशनलिज्म, जिसमें आप देश के में सब कुछ अच्छा अच्छा ही देखते हैं और देश की जो कमियां हैं उसको नकार देते हैं, उसको ध्यान में नहीं रखते। राष्ट्रवाद जो है, जो देशभक्ति है, इसके एक कदम और आगे है। वह जो दूसरे देशों की अच्छाइयां हैं उसको भी नज़रअंदाज कर देता है। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करें। देशभक्त जो है वो अन्य देश की अच्छाइयों को, अन्य देश की वर्च्यूज को नज़रअंदाज करता है, उसको थोड़ा हीन दृष्टि से देखता है और ये बताने की कोशिश करता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, वी आर द ग्रेटेस्ट। ये नेशनलिज्म में, ये भावना देशभक्ति में आती है। यदि सवाल ये पूछा जाए तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा खुद के द्वारा जो ग्रेटनेस बताई जा रही है, अपनी महानता बताई जा रही है, वो क्या उचित है? क्या एक समझदार व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए? ये सोचने की बात है। इसका उत्तर हम आगे देंगे कि यदि हम ऐसा करते हैं जिसमें दूसरे देश की अच्छाइयों को तिरस्कृत कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि अपने देश की अच्छाइयों को रखते हैं और बुराइयों को नज़रअंदाज करते हैं, तो ये कितना उचित है और इसके क्या परिणाम हैं, क्या दुष्परिणाम हैं, क्या अच्छे परिणाम हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद जो है वो भी अपने देश के प्रति एक अटैचमेंट है, एक मोह है, सम्मोहन है, अपने देश के प्रति प्यार, अपने देश के प्रति प्रशंसा, जहाँ हम जन्म लिए, जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ हम बढ़े, उसको इंगित करता है। ये जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट हो सकता है वंश के कारण हो, जन्म के कारण हो, सांस्कृतिक भावनाओं के जोड़ के कारण हो, या राजनीतिक ऐतिहासिक संबंध कुछ बने हुए हों, इसके कारण ये अटैचमेंट है। सो इट इज़ एन अटैचमेंट। जो पैट्रियोटिज्म है उसमें भी आप अपने देश के प्रति घमंड रखते हैं, प्राइड रखते हैं, प्राउड होते हैं, लेकिन उसके साथ ही अपने देश की कमजोरियों को सुधारने का भी सोच रखते हैं, जबकि देशभक्ति में ऐसा नहीं है। राष्ट्रवाद, उसमें आप अपने देश की जहां एक ओर अच्छाइयों की बहुत प्रशंसा करते हैं, उसके प्रति घमंड रखते हैं, उसके प्रति गर्व रखते हैं, घमंड से अर्थ है गर्व, पर साथ ही आप उसकी कमजोरियों को नहीं निकारते और कोशिश ये रहती है कि इन कमजोरियों में सुधार किया जाए। राष्ट्रवाद ये मानता है कि देश के लोगों में सुधार की जरूरत है, विकास की और जरूरत है। दूसरे देश की जो राष्ट्रभक्ति है, पैट्रियोटिज्म है, उसकी भी वो इज्जत करता है और उसकी अच्छाइयों को भी देखता है। तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? राष्ट्रवाद और देशभक्ति में अंतर क्या हुआ? एक्सेस ऑफ पैट्रियोटिज्म, दोनों में अंतर यह है कि यदि आप अति कर दें, अतिरेक कर लें,
यदि आप राष्ट्रवाद की एक जो सीमा है उसको लांघ दें तो उसकी अपनी बुराई है। वो शॉविनिज्म कहलाता है, अति राष्ट्रवाद कहलाएगा। जिंगोइज्म, अंग्रेजी में उसे जिंगोइज्म कहते हैं, अति राष्ट्रवाद कहलाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पैट्रियाटिज्म या राष्ट्रवाद और नेशनलिज्म में अंतर ये है, बड़ा सरल है, कि जो राष्ट्रवाद में विश्वास करता है वह अपने देश पे गर्व करता है, अपने देश पर उसको गर्व है, अपने देश को वो प्यार करता है। लेकिन जो नेशनलिस्ट है वह अपने ही देश को केवल प्यार करता है। राष्ट्रवादी अपने देश को प्यार करता है, प्राउड ऑफ इट व्हाट इट हैज एज ए नेशनलिस्ट। लेकिन जो नेशनलिस्ट है वह केवल अपने ही देश को प्यार करता, चाहे वो देश कैसा भी हो, कितना भी बुरा हो, अच्छा हो, उसको अपना ही देश सर्वश्रेष्ठ मालूम होता। राष्ट्र को हम कुछ दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं और उसके तहत ये कहा जा सकता है कि राष्ट्र जो है वह एक काल्पनिक समुदाय है। काल्पनिक समुदाय का अर्थ ये है ऐसा समुदाय जो विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है और भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इस कल्पना से जुड़ा हुआ है कि ये सब लोग एक राष्ट्र में विश्वास करते हैं, जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, सामूहिक आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सहारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जो बात है कि राष्ट्रवाद जो है वो भावनाओं पर आधारित है, मान्यताओं पर आधारित है। और जरूरी नहीं है कि राष्ट्र से जुड़े हुए लोग एक दूसरे को जानते हों, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। एक दूसरे से परिचित हों वो बल्कि जानने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, हैं भारतीय, ये राष्ट्र की भावना उनमें रहती है। राष्ट्र के सभी लोगों के जो सभी लोग होते हैं वंशानुगत रूप से जोड़ने की उनको ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे बताया आपको पूर्व में, दुनिया बहुत छोटी हो चली है, ग्लोबल विलेज, और उसमें एक ही वंश के लोग दुनिया में चारों तरफ फैलकर एक तरीके से पूरी दुनिया के उन देशों में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखे हुए हैं जहां वो रहते हैं। और इसीलिए वे लोग समय समय पर विभिन्न कारणों से, जैसे क्रिकेट के मैदान पर, इकट्ठे होते हैं और अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम बताते हैं। राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद को समझने के लिए एक अंतिम बात, एक परिवार होता है, हम परिवार के प्रति प्रेम रखते हैं और यदि वह प्रेम अति प्रेम हो जाता है तो वो उचित नहीं है। यानी मेरा ही परिवार सर्वश्रेष्ठ है, मेरे परिवार में सब कुछ अच्छाइयाँ हैं, मैं अपने परिवार की बुराइयों की ओर ध्यान ही नहीं देता, उन्हें बुराइयाँ मानता ही नहीं, तो ये परिवारवाद होगा। जो परिवारवाद में व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को जानते हैं, ऐसे ही जातीय समूह होता है। जातीय समूह में भी विवाह या वंश या परंपराओं के आधार पर वे सब जुड़े हुए हैं। ये जातिवाद की बात करता है। तो परिवारवाद, जातिवाद, वंशवाद, उसी प्रकार राष्ट्रवाद, जिसमें इन सब से ऊपर उठकर परिवार से, वंश से, जाति से, सबसे ऊपर उठकर हम राज्य और राज्य से जुड़ी हुई भावनाओं को लेकर एक राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं। तो इस प्रकार अब ये बिंदु आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि राष्ट्रवाद क्या है
ये राज्य से कैसे अलग है और देशभक्ति और राष्ट्रवाद में क्या संबंध है या क्या अंतर है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अब इसके अगले बिंदु की ओर।